हेलो दोस्तों। तो आज हम युवा आरोप का एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, लोक नीति। लोक नीति बहुत सरल टॉपिक है, समझने का इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन ये मिलता बहुत कम है यूट्यूब पे। और नीति के बारे में आज हम लोक नीति की विशेषताएं पढ़ेंगे। भारत में नीति निर्माण के कौन कौन से अंग हैं, कहाँ कहाँ नीति निर्माण होता है, मतलब नीतियों को कहाँ कहाँ बनाया जाता है, और लोक नीति निर्माण की प्रक्रिया क्या किया जाता है, क्या इसमें बाधाएँ आती हैं, ऐसे लोक नीति के बारे में पढ़ेंगे। नीति निर्माण लोक प्रशासन का एक सार है। नीति निर्माण की प्रक्रिया शासन की प्रधान क्रियाओं में से एक है। शासन की प्रधान क्रिया मतलब जो भी मेन जो शासन में होता है ना, उनमें से सबसे महत्वपूर्ण कार्य है लोक नीति का निर्माण। नीति का अर्थ है यह निर्णय करना कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए, कब किया जाए और कहाँ किया जाए। जो कोई भी काम करना उसके बारे में सब कुछ तैयार करना पहले से। यानी नीति वांछित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए भविष्य में किए जाने वाले कार्यों की प्रस्तावित रूपरेखा व क्रियाविधि है। नीति उद्देश्यों को निश्चित अर्थ एवं मूर्त रूप प्रदान करती है। एक राजनीतिक विचारक हुए थे पीटर ओडेगार्ड। उन्होंने बताया कि नीति तथा प्रशासन राजनीति के जुड़वा बच्चे हैं जो एक दूसरे से अलग नहीं किए जा सकते। एक दूसरे विचारक भी थे पॉल जे फ्रेडरिक। उन्होंने भी बताया कि किस परिस्थिति में क्या करना है और क्या नहीं करना है के संबंध में किया गया निर्णय ही नीति है। तो यही है। तो लोक नीति के बारे में तो हमने पढ़ लिया क्या होता है क्या नहीं होता है, लेकिन इसकी और जो विशेषताएं हैं वो क्या हैं। लोक नीति जटिल प्रक्रिया का ही रिजल्ट है, परिणाम है। यह जनहित पर आधारित है। जनहित मतलब जनता के मतों पर, जनता पर ही आधारित है। और नीति सकारात्मक या नकारात्मक होती है। इसके रिजल्ट नेगेटिव भी आ सकते हैं, पॉजिटिव भी आ सकते हैं। यह एक गतिशील प्रक्रिया है। तो लोक नीति जटिल प्रक्रिया का एक परिणाम है, जनहित पर आधारित है। नीति सकारात्मक या नकारात्मक हो सकती है और होती भी है। यह एक गतिशील प्रक्रिया है। लोक नीति भविष्य उन्मुख होती है और लोक नीति दिशा निर्देश रेखांकित करती है। लोक नीति परिणाम उन्मुखी होती है और इसमें अधिक आधुनिक तकनीक के द्वारा अधिकतम लाभ प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। लोक नीति वैधानिक सत्ता के आवरण में निर्मित होती है। सरकार के उद्देश्यों तक पहुंचने का एक साधन है नीति। नीति संविधान, कानून, अध्यादेश, विनियम, कार्यकारी आदेश तथा न्यायिक निर्णय के रूप में हो सकती है। लोक नीति देश के सामान्य कानून अर्थात संविधान पर आधारित होती है, अतः इसमें वैधानिक शक्ति निहित होती है। लोक नीति एक निश्चित प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत कार्य करती है। ये लोक नीति की विशेषता। एक बार दोबारा, लोक नीति जटिल प्रक्रिया का परिणाम है, जनहित पर आधारित है। नीति सकारात्मक नकारात्मक होती है, गतिशील प्रक्रिया है। लोक नीति भविष्योन्मुख होती है, दिशा निर्देश रेखांकित करती है और सरकार के उद्देश्य तक पहुंचने का साधन है। वैधानिक सत्ता के आवरण में निर्मित होती है। इसमें वैधानिक शक्ति निहित होती है और निश्चित प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत कार्य करती है। तो लोक नीति की विशेषताएं भी हमने बताई। अब हम भारत में जो नीति निर्माण के अंग हैं, कहाँ कहाँ पर नीतियों का निर्माण होता है, कहाँ से ये लागू होती हैं, कौन करता है, ये इनके बारे में पढ़ेंगे। तो पहला तो नीति निर्माण के अंग में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है संविधान। ये संविधान पर आधारित होती है। दूसरा विधानमंडल, मंत्रिमंडल और नीति आयोग, लोक सेवाएं और न्यायपालिका, फिर मीडिया और दबाव समूह और राजनीतिक दल, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, ये सभी नीति निर्माण के अंग के अंतर्गत है। और लोक नीति निर्माण प्रक्रिया में सबसे पहला काम है कि जिस समस्या के बारे में हमें नीति बनानी है तो समस्या की पहचान करनी है, कौन सी समस्या है। फिर मंत्रिमंडल उसकी रूपरेखा का निर्माण करता है और एक इसके लिए संस्था का गठन होता है जिसे विशेषज्ञ, इसमें बहुत नीति के और समस्या के विशेषज्ञ बैठे होते हैं, उसे विशेषज्ञ संस्था कहते हैं, उसका गठन किया जाता है। फिर एक जनरल रूपरेखा बनाई जाती है, व्यापक रूपरेखा का निर्माण किया जाता है। फिर ड्राफ्ट नीति को प्रकाशित किया जाता है और कैबिनेट द्वारा संसद या विधानमंडल में पेश किया जाता है। पहला है समस्या की पहचान, दूसरा मंत्रिमंडल द्वारा रूपरेखा निर्माण, विशेषज्ञ संस्था का फिर गठन किया जाता है और एक जनरल रूपरेखा तैयार की जाती है और ड्राफ्ट नीति को फिर प्रकाशित किया जाता है और कैबिनेट द्वारा संसद या विधानमंडल में पेश करके सक्षम अधिकारी या विधानमंडल द्वारा स्वीकृति दी जाती है। अंतिम रूप से तैयार नीति को घोषित कर दिया जाता है। इसमें 8 पॉइंट हैं। समस्या की पहचान, मंत्रिमंडल द्वारा रूपरेखा निर्माण, विशेषज्ञ संस्था का गठन, व्यापक रूपरेखा निर्माण और ड्राफ्ट नीति का प्रकाशन, कैबिनेट द्वारा संसद या विधानमंडल में पेश और 7 है सक्षम अधिकारी या विधानमंडल द्वारा स्वीकृति। फिर 8 अंतिम रूप से तैयार नीति घोषित। तो ये लोक नीति निर्माण की प्रक्रिया के जो सिस्टम था वो बताया। फिर लोक नीति क्रियान्वयन में जो बाधाएं आती हैं, इसमें क्या समस्या रहती है, उनको किस किस को देखकर बनाया जाता है। तो ये चीज़ें संसाधनों की अल्पता। पहली बात तो इसमें यही है कि लोक नीति में जो संसाधन की ज़रूरत होती है वही नहीं मिल पाते और पारंपरिक प्रशासनिक तंत्र का होना। आजकल जो प्रशासन है वो पहल के डर्रे से ही चल रहा है, ऐसा सिस्टम है, इसमें भी कोई सुधार की वो नहीं है। जन सहयोग की कमी है, इसमें जनता का सहयोग बहुत कम होता है, जनता इसका विपक्ष में
आंदोलन हो जाते हैं, तो ये सब कुछ को देखते हुए नीति बनाई जाती है। चौथा, विनियमों व प्रक्रियाओं की जटिलताएं। और अवांछित राजनीतिक हस्तक्षेप, यही भ्रष्टाचार, राजनीतिक व प्रशासनिक भ्रष्टाचार, लोक सेवकों में वचनबद्धता व जनता के प्रति संवेदनशीलता का अभाव, समन्वय का अभाव, और कई बार आदर्शात्मक एवं अयथार्थवादी नीतियों का निर्माण हो जाता है। मुख्यालय से विरोधाभासी निर्देशों का प्राप्त होना, अर्थात निर्देशों की द्वैधता, उद्देश्यों की अस्पष्टता, और इसमें साफ तरह से उद्देश्य भी नजर नहीं आते हैं लोक नीति में। ये लोक नीति में वादा। एक बार दोबारा, संसाधनों की अल्पता, पारंपरिक प्रशासनिक तंत्र का होना, जन सहयोग में कमी, और नियमों विनियमों प्रक्रियाओं की जटिलताएं, अवांछित राजनीतिक हस्तक्षेप, राजनीतिक व प्रशासनिक भ्रष्टाचार, लोक सेवकों में वचनबद्धता व जनता के प्रति संवेदनशीलता का अभाव, समन्वय का अभाव, कई बार आदर्शात्मक एवं यथार्थवाद नीतियों का निर्माण, मुख्यालय से विरोधाभासी निर्देशों का प्राप्त होना, अर्थात निर्देशों की द्वैधता, उद्देश्यों की अस्पष्टता। और अब हम लोक नीति के प्रकार देखेंगे। लोक नीति कितने प्रकार की होती हैं? जैसे मूलभूत या सारगत या बुनियादी नीतियाँ, संपूर्ण समाज के सामान्य एवं सर्वांगीण कल्याण व विकास से संबंधित होती है। जैसे शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, रोजगार, कानून व्यवस्था आदि से संबंधित नीतियाँ मूलभूत या सारगत या बुनियादी नीतियों के अंतर्गत आती हैं। ऐसी नीतियाँ जो सरकार के नियंत्रण संबंधी कार्यों को प्रकट करती हैं, नियंत्रक नीतियाँ कहलाती हैं। जैसे उद्योग, व्यापार, सुरक्षा उपाय। और तीसरी है वितरण संबंधी नीतियाँ। इन नीतियों का उद्देश्य पिछड़े तबकों को मुख्य धारा से जोड़ना है। जो भी पिछड़े वर्ग हैं, जो समाज की मुख्य धारा से कटे हुए हैं, उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का जो उद्देश्य है, उन नीतियों को वितरण संबंधी नीतियाँ कहते हैं। एक पुनः वितरक नीतियाँ, एक शैली है रॉबिन हुड शैली, जिसका नाम है रॉबिन हुड शैली। इस शैली में बनने वाली नीतियों के द्वारा अमीरों से टैक्स वसूल कर गरीबों को राहत पहुँचाई जाती है। जैसे भूमि सुधार नीति, ये पुनः वितरक नीतियों के अंतर्गत आती हैं। और पांचवी है संगठक नीति। ऐसी लोक नीतियाँ जो ज्ञान या तकनीकी विशेषज्ञ उपकरणों पर आधारित होती हैं। ये नीतियाँ राष्ट्र की सुरक्षा, राज्य हित तथा व्यापक संदर्भों से युक्त होती हैं। ये संगठक नीतियाँ कहलाती हैं, संगठक। और छठवीं है क्षेत्रक नीति। लोक प्रशासन के कार्यक्षेत्र के अनुसार, विषयवार या विशेषज्ञता अनुसार जो नीतियाँ बनाते हैं, उन्हें क्षेत्रक नीतियाँ कहलाते हैं। और बड़े रूप में लोक नीतियों के 3 क्षेत्र हैं: नियामकीय नीति यानी व्यापार और खनिज नीतियाँ, आर्थिक नीति, औद्योगिक नीतियाँ, सामाजिक नीति जैसे महिला नीति, जनजाति नीति, जनसंख्या नीति। तो ये लोक नीति के प्रकार हैं: मूलभूत या सारगत या बुनियादी नीतियाँ, नियंत्रक नीतियाँ, वितरण संबंधी नीतियाँ, पुनः वितरण नीतियाँ, और संगठक नीतियाँ, और क्षेत्रक नीति। अब ये लोक नीति के प्रकार हुए, तो अब हम पढ़ेंगे नीति विश्लेषण के जो प्रमुख प्रतिमान हैं। क्वेश्चन इनसे आता है, जैसे सांस्थानिक प्रतिमान, इंस्टीट्यूशनल मॉडल। तो लोक नीति का सांस्थानिक प्रतिमान यह मानकर चलता है कि नीति निर्माण में संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अर्थात कोई भी नीति तब तक लोक नीति नहीं कहलाती जब तक कि उसके निर्माण तथा क्रियान्वयन में कोई सरकारी संस्था संलग्न नहीं होती। तो यह है सांस्थानिक प्रतिमान। इस प्रतिमान, ये मॉडल कैसा है? इंस्टीट्यूशनल मॉडल। दूसरा प्रतिमान है नव सांस्थानिक प्रतिमान। यह जो नियो इंस्टीट्यूशनल मॉडल है, ये नव सांस्थानिक प्रतिमान मुख्यतः राजनीतिक संस्थाओं से संबंधित है। और तीसरा है क्रीड़ा प्रतिमान, गेम मॉडल। मूलतः रक्षा नीति, विदेश नीति, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक संबंधों, युद्ध एवं शांति, परमाणु अस्त्रों तथा विधायिका में गठबंधनों इत्यादि के समय क्रीड़ा प्रतिमान प्रयुक्त होता है, किंतु लोक नीति में इस प्रतिमान का प्रयोग सीमित ही माना जाता है। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेता है, कौन से प्रतिमान का प्रयोग लोक नीति में सीमित है, लिमिटेड है? ऐसा अगर कथनों में आए तो ये जानकारी होनी चाहिए, क्रीड़ा प्रतिमान। और वृद्धिपरक प्रतिमान, इंक्रीमेंटलिज्म मॉडल। एक राजनीति वैज्ञानिक थे चार्ल्स ई लिंडब्लॉम, इन्होंने इस वृद्धिपरकवाद नामक प्रतिमान की व्याख्या की। एक है सिस्टम मॉडल, व्यवस्था प्रतिमान। व्यवस्था प्रतिमान के प्रमुख हैं डेविड ईस्टन, इनके नाम भी याद रखें, व्यवस्था प्रतिमान डेविड ईस्टन, वृद्धिपरक प्रतिमान लिंडब्लॉम, चार्ल्स ई लिंडब्लॉम। और तार्किक चयन प्रतिमान, रेशनल चॉइस मॉडल, विंसेंट ऑस्ट्रॉम, तुलोक निस्कनेन तथा केनेथ जे एरो। ये 3 वैज्ञानिक हैं, राजनीतिक वैज्ञानिक। ये प्रतिमान के प्रबल समर्थक हैं, विंसेंट ऑस्ट्रॉम, तुलोक निस्कनेन तथा केनेथ जे एरो। और 7वां है कूड़ादान प्रतिमान, गार्बेज कैन मॉडल। नीति निर्माण तथा निर्णयन का यह प्रतिमान माइकल डी कोहन, जेम्स जी मार्च तथा जोहन पे ऑल्सन ने विकसित किया था। 8वां संगठित अराजकता का प्रतिमान, ऑर्गेनाइज्ड अनार्की मॉडल। कूड़ादान प्रतिमान को विस्तार देते हुए जॉन डब्ल्यू किंगडन
ने अपनी कृति एक एजेंडाज अल्टरनेटिव्स एंड पब्लिक पॉलिसीज 1984, उनकी एक पुस्तक है एजेंडाज अल्टरनेटिव्स एंड पब्लिक पॉलिसीज 1984 में संगठित अराजकता प्रतिमान प्रस्तुत किया था। और तो ये लोक नीति पूरी हुई। ऐसे EORO के जो और टॉपिक हैं जो मुश्किल हैं यूट्यूब पर मिलना, उनको भी हम लाएंगे धीरे धीरे। तो और इसकी एक प्लेलिस्ट बना दी जाएगी। और अगर आपको लोक नीति की ये PDF चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, या एक वेबसाइट है इम्पोर्टेंट प्लस, उससे भी आप ये PDF प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।